So let's start with today's news highlight from the Hindu newspaper. सबसे पहला टॉपिक है ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटी हिट एज इजराइल कंटिन्यूज बॉम्बिंग. So IAEA confirms attack on two centrifuge production sites in Isfahan of Iran, rules out radiological consequences. Iran launches missiles as Israeli military told to prepare for a prolonged campaign. So ये मैंने आपको कल वीडियो में ही बता दिया था कि IAEA क्या है, वो आपको मालूम होना चाहिए. तो सबसे पहले तो हम इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं. इट इज़ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दे रही हूँ कि ये है क्या. बाकी आप थोड़ा सा कंसेप्चुअल नोट्स तो आपने बनाना ही है विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आस्क्ड इन बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस. ठीक है. तो IAEA जो है दैट इज़ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और उसका जो बेसिक पर्पस है दैट सीक्स टू प्रमोट द पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. अब वो पीसफुल यूज़ क्या क्या हो सकता है. पीसफुल यूज़ आपका एनर्जी प्रोडक्शन हो सकता है, कोई और साइंटिफिक डेवलपमेंट हो सकता है, राइट. बट उसके अलावा जो है दे ऑल्सो एम टू इनहिबिट military purpose, inhibit the use of nuclear energy for military purpose. यानी वॉर पर्पस के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए. सो ये जो रिपोर्ट है ये बेसिकली IAEA ये जो रिपोर्ट करता है दैट रिपोर्ट्स टू UNGA एंड UNSC, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल. ठीक है. सो इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं. इसका जो बेसिक एस्टैब्लिशमेंट हुआ है वो 1957 में हुआ है. कब हुआ है? 1957 में हुआ है एज द वर्ल्ड्स एटम्स फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन विद इन UN. तो यानी कि ये UN का ही भाग है एंड गवर्न बाय इट्स ओन फाउंडिंग ट्रीटी द स्टैट्यूट ऑफ IAEA. ठीक है. सो इट रिपोर्ट्स टू बोथ UNGA एंड UNSC. मैंने आपको पहले ही बता दिया है. एंड इज़ हेड क्वार्टर्ड एट द UN ऑफिस एट वियना, ऑस्ट्रिया. ठीक है. यानी कि इसके जो हेड क्वार्टर्स है वो ऑस्ट्रिया में है, वियना में. 2005 में इसे नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था फॉर इट्स वर्क फॉर सेफ एंड पीसफुल वर्ल्ड. ठीक है. तो ये इम्पोर्टेंस इसमें जो है आपका होल्ड करता है. अब ईरान के साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है दैट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए लेस देन 60% चाहिए होता है इनरिचमेंट यूरेनियम का, राइट. लेस देन 60% इनरिचमेंट चाहिए होता है यूरेनियम का. बट ये क्या कर रहे हैं, दे आर वेरी क्लोज टू अचीविंग 90% इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम. ठीक है. दे आर वेरी क्लोज. और ये 90% इनरिचमेंट जो है यूरेनियम का वो यूज़ हो सकता है वॉर, हो सकता है वो यूज़ होता ही है वॉर वेपन्स में. तो अगर इनके पास वेपन्स आ गए, न्यूक्लियर वेपन्स आ गए, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. तो इसमें जो मुख्य चीज़ है वो यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. आप इस पे मेन से रिलेटेड जो है वो कंटेंट बना सकते हैं कि किस तरीके से हमें इसको यूज़ करना चाहिए. बिकॉज़ ये एक तरीके से देखा जाए तो आज के समय का ब्रह्मास्त्र है. अब ब्रह्मास्त्र हर किसी के पास हो ये अच्छी बात नहीं है. सिर्फ उसी के पास हो जो इसे समय पड़ने पर इस्तेमाल करे, अदरवाइज़ लोगों की भलाई के लिए ही इस्तेमाल किया जाए. सो लोगों की भलाई इसमें कैसी हो सकती है कि आप न्यूक्लियर एनर्जी का सबसे जो बेसिक प्रोडक्शन हो सकता है वो एनर्जी प्रोडक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है. ठीक है. बस आपको इसमें कंट्रोल करना, उसमें साइंटिफिक रिसर्च काफ़ी कैरी करनी होती है कि अगर इन केस अगर कोई डिज़ास्टर हो, रेडिएशन लीक हो, तो किस तरीके से इन डिज़ास्टर्स को हैंडल किया जाए. अब
प्रीलिम्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि IAEA सेफगार्ड्स क्या है, 2020 में ही पूछा जा चुका है। ठीक है, इंडियन कंटेक्स्ट में पूछा जा चुका है कि व्हाट इज़ द इम्प्लीकेशंस ऑफ रेटिफाइंग द एडिशनल प्रोटोकॉल विद द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, दैट इज़ IAEA, 2018 में पूछा जा चुका है। और अभी इसका फिर से जिक्र हो रहा है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, और अगर ये प्रीलिम्स में नहीं तो मेंस में इम्पॉर्टेंट हो सकता है। So next is IIT makes learning one AI machine learning course for UG PG students mandatory। मैंने बोला ना कि ये जो स्किल्स हैं, अब ये AI का जो यूज़ है ये इन्वॉल्व होना चाहिए। आई ऑल्सो सजेस्ट कि जो BA MA कर रहे हैं ना वो साइड बाई साइड AI की क्लासेस भी कर लें। ठीक है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनी वन, वेदर यू आर परसुइंग नॉर्मल BA डिग्री MA डिग्री, बट AI जो है वो आज के समय में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, और उसको बिल्ड करने में जो है आपका क्वांटम कंप्यूटिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है। क्वांटम साइंस का, क्वांटम कंप्यूटिंग का, ये जो टर्म्स हैं तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। और ये जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो आ रहा है ना वो इसी वजह से आ रहा है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता गया है बेसिकली कि आपके पास डिग्री है, आप पढ़े लिखे भी हो, लिटरेट है पॉपुलेशन, लेकिन आपके पास वो स्किल्स नहीं है कि आपको जॉब मिल पाए। और ये कब होता है? जब टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट होता है। टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट होता है तो जो टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट होता है तो उस पर क्या कहते हैं, आपको फिर न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के साथ काम करना पड़ता है, और इसीलिए स्किल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको बेसिकली लाने का इम्पोर्टेंस ये है, ये जो टॉपिक है। वैसे तो अगर आप देखेंगे तो ऐसा कोई आपको इसमें इम्पोर्टेंट दिखेगा नहीं, बट आप इसको मेंस के पर्सपेक्टिव से आप इस पे ध्यान दे सकते हैं दैट व्हाट इज़ द रोल ऑफ AI इन स्किल डेवलपमेंट इन टुडेज़ वर्ल्ड। ऐसे में हो सकता है, रोल कह लीजिए, इम्पोर्टेंस कह लीजिए। ठीक है, अब ये AI का जो है बिल्डअप वो कैसे अनएम्प्लॉयमेंट ला रहा है लोगों में, उसका जो एक्सपेंशन है वो कैसे ला रहा है लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट, ये इम्पॉर्टेंट है। सो IIT D has recently made at least one course in AI and machine learning। See, I told you ना, मैंने ये ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। Mandatory for each 19 undergraduate and 42 postgraduate programs। So the courses will begin from next academic session in July, said an administrative officer of the institute. This introduction, a part of a larger curriculum review which has taken place after 12 years, is aimed at giving students a structured pathway to use AI and keeping up with the industry trends। So each undergraduate and postgraduate programs will have its own AI related paper। जितने भी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उनमें AI रिलेटेड पेपर होगा। सो ऑल्दो सम AI and ML courses are being taught at the institute, this is the first time the institute has mandated every student to take these courses। Every department has been asked to ensure that there is at least one paper related to AI and ML so that every graduate knows the subject, the IIT Delhi director Rangan Banerjee told The Hindu। The initiative has been introduced after taking feedback from students and alumni। So the courses, they vary from introduction to artificial intelligence and AI for computational biology to applied mechanics to textile and the fiber engineering in the engineering sciences। So AI
is expanding very rapidly. The scale of AI is expanding rapidly, and the students are already working with it. This will give them structured pathway and show students how to use it productively and ethically. So the director formed a committee to develop guidelines for the use of AI in teaching, research and examinations. The report released in October 2024 showed that 80% of the students out of 427 surveyed have used generative AI tools, with nearly 81% reportedly using the tools several times a week. एंड दिस शुड बी ब्रॉट इन. मैं तो ये कह रही हूँ सिर्फ IIT दिल्ली में ही क्यों, ये इंडिया के हर इंस्टीट्यूट में होना चाहिए, ताकि ये जो एक बेसिक अनएम्प्लॉयमेंट जो डेवलप हो रहा है इंडिया में उसे कवर अप हो सके. एंड जो लोग अभी पास आउट हो चुके हैं वो वर्कशॉप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, एंड इवन आई एम प्लानिंग टू डू दैट. So next is priority is to ensure forest leaseholders get entitlements. Even as joint security force continue operations across several states to meet the Union Home Minister Amit Shah's resolve of Naxal Mukt Bharat by March 2026, Chhattisgarh CM Vishnu Dev Sai said his government's foremost priority is to ensure that every forest land leaseholder and its family received their rightful entitlements. So ये जो बेसिकली बात हो रही है, अब ये टॉपिक उठाने का क्या मतलब है कि जो नक्सलाइट इशू है आपका वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में आता है और वो इम्पॉर्टेंट है. उससे कैसे डील करना चाहिए सरकार को, क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं, अगर कोई पीसफुल तरीका है, कोई ऑल्टरनेटिव वे है, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, आप इस पर ध्यान दे सकते हो. आप UPSC में ये ऐसे में भी पूछ सकते हो और मेंस में भी पूछ सकते हैं आपसे. मेंस के पेपर्स में भी पूछ सकते हैं, GS के पेपर्स में. सिंपली आपसे ये पूछेंगे कि अगर इस टाइप की, या एथिक्स में पूछ सकते हैं आपसे कि अगर इफ़ यू आर पोस्टेड इन अ नक्सलाइट एरिया, राइट, तो और अगर वहाँ पर नक्सल का इशू सबसे ज़्यादा है, सो हाउ आर यू गोइंग टू डील विद इट. आपका सबसे पहला अप्रोच क्या होना चाहिए, फिर सेकेंड अप्रोच क्या होना चाहिए, एंड देन वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, सोल्यूशंस क्या होने चाहिए. क्या आप सबसे पहले एक कॉम्प्रोमाइजिंग टॉक करोगे, यानी बातचीत करोगे, पहले कन्विंस करने की कोशिश करोगे कि ये मार्क छोड़ दिया जाए, या डायरेक्ट आप प्लान करके उन पर लॉन्च कर दोगे अटैक्स, ठीक है. तो वो आपको एथिकल बेसिस पे भी आपको जज किया जाएगा कि आप कैसे इंसान हो फिर. So there is a clear correlation between FRA Forest Rights Act enforcement and reduced Naxalite activity. The Forest Rights Act 2006 recognizes and vests forest rights with scheduled tribes and forest dwelling communities. This approach is holistic, combining rights, recognition, economic empowerment and security measures to strengthen tribal self-governance and counter terrorism. द ऑफिशियल सेट. सो ये जो FRA एक्ट है ये आपको मालूम होना चाहिए. FRA एक्ट है क्या, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए. सो रिपोर्ट्स फ्रॉम द ग्राउंड इंडिकेट दैट इन डिस्ट्रिक्ट्स विद रोबस्ट FRA इम्प्लीमेंटेशन नक्सल रिक्रूटमेंट हैज़ ड्रॉप. तो ये FRA जहाँ पर इन्फोर्स किया गया, जिन स्टेट्स में, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ पर देखा गया है कि जो नक्सलाइट्स का जो रिक्रूटमेंट है वो कम हो गया है. सो ये भी इफ़ेक्ट FRA को आप नक्सलाइट्स के रिक्रूटमेंट से जोड़ के देख सकते हो. इस तरीके से नोट्स बना सकते हो, अपना व्यू पॉइंट बना सकते हो, ठीक है. एंड ग्राम सभास हैज़ नाउ रिजॉल्व मेनी लोकल डिस्प्यूट्स विदाउट माउस्ड इन interference, showing the positive impact of tribal self-governance.
So in response to questions on FRA implementation, the BJP ruled state chief minister told the Hindu government that his government had streamlined the 40 Namantran, the process of transferring the ownership of land after the death of the leaseholder as well, so that the legal heirs face no hurdles. So by simplifying and streamlining the process of 40 Namantaran, we have made sure that after the demise of a leaseholder, their legal heirs face no hurdles in claiming their ownership rights. So this is what I was talking about, that जो comprehensive talks होते हैं स्टार्टिंग में, या comprehensive जो measures होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, वायलेंट होने चाहिए, नॉन वायलेंट होने चाहिए, किस टाइप से एट फर्स्ट अथॉरिटीज़ को एक्ट करना चाहिए, सो दैट दे कैन फाइंड आउट अ वे आउट ऑफ, कि उनको वहाँ से हटाया भी जा सके, उस मार्ग से निकाला जा सके और उनको सही मार्ग पे लाया जा सके. तो सबसे पहले उसमें जो सबसे पहला जो मुख्य कारण होता है, कोई भी ऐसे ही नहीं पैदा हो जाता है, नक्सल कोई पैदाइश नहीं होता है. परिस्थितियाँ जो होती हैं, जो संघर्ष होते हैं, वो कभी कभी इंसान को मजबूर कर देते हैं ऐसे मार्ग पे जाने के लिए. सो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सामने वाले के साथ प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद उसका कोई सल्यूशन होना चाहिए. कॉज देन सल्यूशन, एंड देन अगर उसके बाद भी वो नहीं मानता, तब आर्म्ड किलिंग जो है, यानी जो फोर्सेस जो होती हैं, जो इनकाउंटर्स होते हैं, वो कैरी ऑन करने चाहिए. सो इनकाउंटरशिप शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट, दिस इज़ व्हाट आई मीन टू से. और ये एथिकल भी है, ये एथिक्स में भी आपको पढ़ाया जाता है. सो नेक्स्ट इज़ इंडिया सेट टू इंटीग्रेट रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री विथ ई रक्त कोश. ई रक्त कोश क्या है, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए. इस पर कंसेप्चुअल नोट्स बनाने होंगे आपको, किस बेसिस पे इसको इस्टेब्लिश किया गया है, क्या इसका रोल है, ठीक है, क्या क्या इसका आउटरीच है. सो द इंटीग्रेशन विल अलाउ दोज विथ रेयर ब्लड ग्रुप्स टू एक्सेस द सेंट्रलाइज सिस्टम. द चैलेंज इज टू इंश्योर दैट द कंट्री हैज़ स्टडी motivated group of donors who stay connected to the blood banks, says the director of ICMR and IAH. In what would be a lifetime and cost-saving move for people with rare blood groups in India, the Union Health Ministry is looking at integrating the National Rare Donor Registry with the National Online Platform for Blood Bank Management and Blood Availability Information, e-Rakt Kosh. So the integration will allow those with rare blood groups to access a centralized system developed under the National Health Mission, providing details of blood banks, blood availability and blood donation camps across the country. Essentially, it will help people to find the blood and blood banks and assist blood banks manage their stocks and donors. So ICMR along with 4 partnering institutions created the database of 4,000 carefully screened donors tested for over 300 rare blood makers. So this also helps the doctor to find a rare and specially matched blood quickly. Rare Donor Registry of India platform has been developed to help patients across India, said Manisha. So more access, she said that integration project would be taken up soon and offer more access and support to those with rare blood groups.
The challenge is to ensure that we have a steady motivated group of donors. ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि एक मोटिवेटेड ग्रुप ऑफ डोनर्स हो हु स्टे कनेक्टेड टू द ब्लड बैंक्स. ठीक है. Explaining how this registry of rare blood group helps, Dr. Matkaikar said that this system helped find rare matches as the registry included ultra rare types of blood such as Bombay blood group P null and RH null blood group. It also helps ensure safer transfusion where matches are available for patients missing multiple antigens. So this is common in thalassemia and sickle cell anemia. ठीक है, to prevent complications. The group has also developed a special kind of screening kit tailored for Indian patients, and its uses for DNA test to quickly identify rare blood types. So working area of effectively managing hemoglobinopathies. The ICMR and NIIH has developed a point of care test to detect the life-threatening blood-related genetic disorders. The health technology assessments led by Department of Health Research and ICMR, CRMCH and NIH helped cut the cost of sickle cell diagnostic kits from 350 to under rupees 50 per test. So India has developed testing for hemophilia A and von Willebrand disease, and now World Federation for Hemophilia has shown interest in procuring these tests for deployment in countries where the disease is prevalent. So for India, this is new rapid visual card testing device has made testing possible even at primary centers. So the technology for POC test for these conditions were transferred to Bangalore based biotech technology firm Bharat Biotech, which commercialized it under brand name Bioscan in August 2023. So next topic is warming will cut yield of staple crops post adaptation. So यहाँ पर जो की इश्यूज़ है बेसिकली दैट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर. उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एग्रीकल्चर पे. So we all know that rising temperatures will significantly reduce the yield of major staple crops even after the adaptation measures. So the study based on global meta-analysis using 49 peer-reviewed publications tells that for every 1 degree Celsius rise in temperature, there would be 6.4% of reduction in maize yield, wheat के प्रोडक्शन में रिडक्शन होगा अराउंड 3.2% का. ठीक है. राइस में इसमें बताया गया है कि इट विल बी डाउन बाय 0.7% एंड सोयाबीन के यील्ड में 3.1% की गिरावट आएगी. सो यील्ड लॉसेस आर डिस्पाइट अडेप्टेशन प्रैक्टिसेस लाइक शिफ्टिंग प्लांटिंग डेट्स. जो अडेप्टेशन प्रैक्टिसेस चल रही हैं वो है शिफ्टिंग, प्लांटिंग
shifting planting dates, irrigation improvements, and use of better quality seeds. सो इनके बावजूद ये इशू देखा जा रहा है. सो वर्स्ट इफेक्टेड रीजन्स जो है वो ट्रॉपिकल हैं एंड सब ट्रॉपिकल हैं एरियाज़ हैं, और उसमें भी अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और साउथ एशिया के जो सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं वो हैं. सो अडेप्टेशन लिमिटेशंस जो है इसमें बताई गई हैं कि करंट अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज कैन नॉट फुल्ली ऑफसेट द यील्ड losses from the climate change, right? So adaptation measures are not equally available across the regions or for all crops. Poor countries with low capacity are more vulnerable. Significance of for India क्या है इसका कि India with a high population and large agrarian economy is especially at risk. So maize, rice and wheat are India's major crops and likely to face significant yield reductions affecting food security. So global and policy relevance क्या है? The study emphasizes urgent need for better climate resilient crop varieties and policy level support for climate change and also climate smart agriculture. Food security could rise if adaptation efforts are not strengthened. Important input for National Adaptation Plan, Niti Aayog Agricultural Roadmap and UN SDG Goal 2 and 13 are to be implemented. अब यूपीएससी में इसको क्या आप देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो. सबसे पहला तो जो क्लाइमेट रिसाइलेंस है, देन एग्रीकल्चरल अडेप्टेशन किस तरीके से होनी चाहिए विद द चेंजिंग एग्रीकल्चर. आईपीसीसी रिपोर्ट्स क्या हैं, टेम्परेचर राइज एंड फूड सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका मेंस का भी टॉपिक है. एंड एसडीजी 2 and 13 ये इम्पॉर्टेंट है. उसके साथ साथ ज़ीरो हंगर इंडेक्स भी इम्पॉर्टेंट है. So next topic is how will Israel-Iran conflict impact India. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, बट विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट्स मेंशन्ड हियर इसके एस्पेक्ट में भी हमें डिस्कस करना चाहिए. तो as the latest Israel-Iran conflict crossed the 1 week mark, the Indian government began to bring back the Indian citizens from both the countries. Fearing a further escalation in a sudden attack, on June 13, Israel launched strikes on Iranian nuclear installations, assassinated top generals, and bombed several cities across the country. Iran's response has made more robust than expected, as too has launched barrage after barrage of ballistic missiles on military targets and research facilities in Israel. So, how has India reacted to the conflict? So, PM Narendra Modi received a call from Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu on June 13, briefing him on the attack by Israel on Iran's nuclear facilities in several cities, including Tehran, where senior Iranian generals were assassinated through targeted strikes. The strikes were clear violation of international law. Iran argued at the UNSC, that is United Nations Security Council, as even Israel claimed that they were preemptive and not in retaliation to attack. So Israel ने बोला कि preemptive actions है, not in retaliation to an attack. So in a statement, the government said Mr. Modi had shared India's concern and emphasized the need for early restoration of peace and stability in the region. In a call with Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, External Affairs Minister S. Jaishankar expressed deep concerns
of international community at the turn of events and urged against retaliation and for diplomacy. Mr. Jaishankar also spoke to Israeli Foreign Minister Gideon Sa'ar, the Minister of External Affairs. Statement played safe, calling for dialogue and diplomacy. So इंडिया का स्टैंड ये रहा है कि now they should work on for peace restoration and diplomacy while making no criticism of Israel for launching the strikes. It also dissociated from statement of Shanghai Cooperation Organization that includes China, Russia, Iran, Pakistan, Belarus, and Central Asian states that had condemned Israel's aggression. So last week, India has obtained in a UN resolution for a ceasefire in Gaza. Every other members of the BRICS, SCO and SAARC, and even all G7 minus the US had voted in favor of the resolution critical of Israel's bombardment of Gaza. In a break from older positions, New Delhi has made it clear that India will not criticize Israel. So यहाँ पर बेसिक ये स्टैंड की बात हो रही है. So अपार्ट फ्रॉम लॉस इन रेमिटेंसेस, क्योंकि रेमिटेंसेस क्यों लॉस हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर वॉर हो रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशंस हो रहे हैं वहाँ पर इंडियंस को निकालने के लिए, तो डेफिनेटली वहाँ पर अब काम तो नहीं होगा, सो रेमिटेंसेस भी नहीं आएंगे. India has declining levels of trade with both Iran and Israel in the last few years due to tensions in the region. So after India bowed to the previous Trump administration's demand to cancel oil trade or face sanctions, its trade with Iran dropped from about $14 billion in 2017 to $1.4 billion last year. So tensions in the Gulf region post-attacks as well as Israeli operations on Gaza have also sent trade with Israel down from $11 billion in 2022 to $3.75 billion last year. The Indian embassy said, however, India's defense imports from Israel have soared in the past decade from about $5.6 million in 2015 to $128 million in the last year. So India will feel the pinch financially in its trade route disruptions, especially from the Strait of Hormuz. So according to think tank GTRI, this could sharply increase oil and LNG prices, given that 40 to 50% of India's energy imports come through the area. Shipping costs, gas security and insurance premiums would rise, leading to more costly imports, less competitive exports and inflation. अब जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट्स क्या पड़ने वाले हैं? So dealing with Israel-Iran conflict has always meaning tricky tightrope balance for Delhi, giving it strong ties with both the countries. The balance is also required in view of the two polarized parts of the world they represent. The US and G7 countries have largely backed Israel's strikes as its right to defend itself. In a joint statement, the summit in Canada this week, they called Iran principal source of regional instability and terror that can never have a nuclear weapon. So US President Donald Trump is mulling a decision to formally join the attack on Iran, but US support to Israel is crucial and unquestioning even if he doesn't. Mr. Trump launched invitation to Pakistan's Army Chief General Asim Munir this week, and speculation that the US may ask Pakistan for support in a possible operation in Iran, from logistics to overflight and refueling and intelligence sharing, will make India's path more difficult. So this is what I told कि जो जनरल आसिफ मुनीर है उनको इनवाइट ही इसलिए किया जा रहा है क्योंकि काम निकालना है यूएस को. डेफिनेटली यूएस क्यों पाकिस्तान को और पाकिस्तान के जनरल को इतना तवज्जो देगा?
दिस इज़ द मेन रीज़न. सो सी ये मे बी ऑन द फर्स्ट हैंड ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करे इंडिया के लिए, बट बहुत ज़्यादा नहीं करेगी. मे बी दैट इंडिया वुड बी एबल टू tackle it diplomatically. So on the other hand, the global south that has been very critical of Israel's war in Gaza have also expressed sympathies with Iran during the current crisis. After the stand India took with the SCO, all eyes will be on what position Mr. Modi takes when he travels to Brazil for the BRICS Summit of Emerging Economies on July 6-7. Apart from founders Brazil, Russia, India, China and South Africa, BRICS grouping include new members Iran, UAE, Egypt, Ethiopia, Iran and now Indonesia. I think they have repeated Iran 2 times. Saudi Arabia is yet to formally join, and India will face a harder challenge in separating itself from any statement that is issued. So for India, West Asia is not just a source of 40% of its remittances, but also 54% of oil imports, and the region accounts for around $170 billion in trade. So perceived pro-Israel shift in reputational impact from India, that was first non-Arabic notion to recognize the Palestinian state. Finally, there is the impact of prolonged Israel-Iran conflict on India's connectivity plans. Plans for Indian Middle East Europe Economic Corridor had already run aground after the October 7 attacks, given that it requires connectivity through Arab countries and through Israel at the Hafia port. Please do find where is Hafia port. Hafia port कहाँ पर है ये आपको मालूम होना चाहिए. So with the current crisis, investment in the Chabur port, ये जो पोर्ट के नाम बार बार रिपीट हो रहे हैं, हाफिया पोर्ट, छाबर पोर्ट, ये आपको मालूम होने चाहिए मैप पे. आप प्लीज़ मार्क करके रखिएगा. So what is IIT-D's, that is IIT Delhi's feat in quantum communication? So what is quantum key distribution? What are possible applications of quantum communications? जून 16 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा कि IIT दिल्ली साइंटिस्ट टुगेदर विद डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन demonstrated quantum communication over a distance for more than 1 kilometer in free space. अब ये quantum communication है क्या? So when two or more photons, the subatomic particles of light, are created in just the right way, measurements made on one photon will instantly determine the result for the partner photon 2. So even if the photons are far apart, this phenomena is called entanglement, quantum entanglement. So quantum communication is an umbrella term for any scheme that uses concepts of quantum physics, but especially entanglement, to make given communication channel leak proof. In one scheme like the one IIT Delhi team demonstrated, entangled photons carry information from a source to one stations, from a source to two stations. If any third party intercepts one of the photons, the other photon will immediately be disturbed, as well as the channel will be revealed as insecure. So in short, quantum communication can be used to create communication channels that are protected against the computational attacks, since any attempt to tap quantum channel will itself be revealed. Greater goal क्या है इसका कि to distribute secure keys to receivers anywhere in India by beaming photons through atmosphere with the help of satellites. Important method जो है quantum communication में, that is quantum key distribution, QKD. अब ये QKD वर्क कैसे करता है? सो QKD है क्या बेसिकली, और ये काम कैसे करता है ये जानते हैं. QKD ये एक सिक्योर मेथड है ऑफ शेयरिंग द इंक्रिप्शन.
keys using quantum communications. So इसका जो प्राइमरी पर्पस है दैट इज़ टू अलाउ टू पार्टीज़ टू शेयर सीक्रेट की सिक्योरली. अभी काम कैसे करता है, इसकी एनालॉजी क्या है, लाइक सेंडिंग अ लेटर टू सेल्वी दैट ओनली शी कैन ओपन विद अ प्राइवेट की. ठीक है, यानी कि कोई अगर आप हैं, कोई भी अगर कोई एक पर्सन है सेल्वी, अगर उसको हम कोई लेटर भेजते हैं तो वो सिर्फ वही ओपन कर सके. ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है कि ये प्राइवेसी मेंटेन करता है. सो द एड्रेस दैट इज़ द पब्लिक इन्फो इज़ नोन टू ऑल बट ओनली सेल्वी हैज़ द की टू ओपन द मेल बॉक्स, राइट. So similarly, email ID would be public, password would be private. इस तरीके से काम करेगा. So इसकी फंक्शनैलिटी क्या है कि QKD doesn't encrypt the message itself. It provides secure keys that can be used with standard encryption algorithms like AES. AES क्या है? Advanced Encryption Standards. So once both the parties have the secret key, they can decrypt the messages securely. अब types of QKD क्या हैं? There are two kinds of QKD. ठीक है, सबसे पहला है प्री एंड मेजर QKD. बाला सेंस photons in specific states, सेल्वी measures them. So entanglement based QKD में क्या है? ये दूसरा टाइप है. So a source creates entanglement photon pairs. One photon goes to Bala and the other one to Selvi. Measuring one affects the other, ensuring secure and tamper-proof communication. So ये इसका यूज़ है. ये क्लासिक एंड प्री मेजर वे में, जहाँ पर सिर्फ बाला और सेल्वी का ही इंटरेक्शन होता है. तीसरा जो आपको बताया, जो मैंने अभी दूसरा जो मैंने आपको बताया है, वो जो है वो इंटेंगलमेंट बेस्ड है, यानी एक थर्ड सोर्स जो है वो दोनों बाला और सेल्वी को भेजते हैं. ठीक है, सो इस तरीके से ये काम करता है. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. हियर वी एंड आवर एनालिसिस. आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. प्लीज़ 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 मेरे एफर्ट्स को कंसिडर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. एंड इफ़ यू वांट टू गिव एनी फीडबैक फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट्स, लाइक how can I improve myself, so you may give it in the comment box. So that's all for the day. Thank you and have a nice day.